मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट पर और तवज्जो की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, कमज़ोर तबक़ात हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनका जो डेवलपमेंट है उस पर और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। आज भी ख़ास तौर पे मुसलमान वो न सिर्फ ये कि मगरबी बंगाल के दीगर लोगों से कंपैरेटिवली बैकवर्ड हैं, बल्कि दूसरे स्टेट्स में जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उससे भी वो काफ़ी बैकवर्ड हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क में, उसमें सारी सेकुलर फोर्सेस को मुत्तहिद होना चाहिए। तो इसलिए हमारी तो ख्वाहिश यही है कि सब मुत्तहिद हों और मुत्तहिद होकर फ़िरक़ा परस्ती का मुकाबला करें और इसमें अपने पर्सनल ईगोज़ को आड़े आने ना दें। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন টিডিএন বাংলা আর আপনাদের সাথে রয়েছে আমি ইব্রাহিম মণ্ডল। আজকে আমাদের সাথে পেয়েছি জামাত ইসলামী হিন্দের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদাতুল্লাহ হুসাইনিকে। আমরা টিডিএন বাংলার পক্ষ থেকে তাকে স্বাগত জানাই। টিডিএन बांग्ला पर आपको स्वागत करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आज कलकत्ता आए हैं, तो सफ़र कैसा था? जी सफ़र तो अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम भी बहुत अच्छे रहे, बहुत खुशी हुई यहाँ आने के बाद और लोगों से मिलकर। हाँ, आज आपने एक ऐप भी लॉन्च किया है और एक एम्बुलेंस भी लॉन्च किया है, इस बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, बहुत अहम खिदमात हैं, सोशल सर्विस से रिलेटेड हैं दोनों भी चीज़ें। एम्बुलेंस मरीज़ों की खिदमत के लिए है और ऐप भी जो है उसका ताल्लुक़ भी मरीज़ों की खिदमत ही से है, ब्लड डोनेशन की ऐप है। तो इस वक्त आवाम की खिदमत के लिए हमको आगे आने की ज़रूरत है, इस लिहाज से दोनों स्टेप्स बहुत ही खुशी का बास हैं। जी, लॉकडाउन तो चल रहा है, फिर से लॉकडाउन वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का गवर्नमेंट है, वो उन्होंने फिर से लॉकडाउन का घोषित किया है। जो ये यहाँ पर पार्शियल लॉकडाउन चलेगा, स्कूल भी बंद है, कॉलेज भी बंद है, तो कैसे चलेगा ये? हाँ, बहरहाल अब ये जो कोरोना का चल रहा है सिलसिला, तो उसकी वजह से बार बार लगाना पड़ रहा है। लेकिन लॉकडाउन से ज़्यादा मेरा ख़्याल ये है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। लोगों को मास्क पहनने पर और सोशल डिस्टेंसिंग पर आमादा करना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा विजिलेंस बढ़ानी चाहिए। अब हम स्कूल देख कॉलेज रहे हैं बंद रहे। हम देख रहे हैं कि इवन एयरपोर्ट में भी जिस तरह इन्फोर्स होना चाहिए उस तरह इन्फोर्स नहीं हो रहा है, लोग बग़ैर मास्क के घूम रहे हैं। तो जो बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो इख्तियार किए बगैर सिर्फ लॉकडाउन लगाने से ना मसला हल होगा और उल्टा जो है लोगों की तकलीफ़ें बढ़ेंगी, उनकी इकनॉमी डिस्टर्ब होगी। तो यकीनन ये बीमारी एक सीरियस मसला है, जो पेंडेमिक का मसला है वो एक सीरियस मसला है, उस पर काबू पाने की कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए जो अप्रोच है वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा रैशनल अप्रोच इख्तियार करने की ज़रूरत है। और एजुकेशन के कैसे डेवलप किया जा सकता है लॉकडाउन चले इस माहौल में? हाँ, बहरहाल ऐसे तरीक़े ढूंढने चाहिए कि एजुकेशन भी चलता रहे और उसके लिए भी शिफ्ट सिस्टम हो सकता है, बच्चों को मास्क पहनाने की भी कोशिशें हो सकती हैं। सबसे बढ़कर बच्चों के वैक्सीनेशन के सिलसिले में गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। अभी भी हमारे मुल्क में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, तो अगर वैक्सीनेशन की कोशिशें हों, बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन डेवलप किए जाएँ, इम्प्लीमेंट किए जाएँ और ज़रूरी प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार किए जाएँ तो स्कूल चलाए जा सकते हैं। जिस तरह ये वायरस एक मुहल्लिक चीज़ है, उस तरह जहालत भी एक वायरस है, लोगों को तालीम से महरूम रखना भी वायरस है। तो सब में एक बैलेंस अप्रोच इख्तियार करने की ज़रूरत है। हाँ, कुछ दिन पहले हरिद्वार में एक हेट स्पीच दिया गया, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? मेरे ख़्याल में तो वो नो इशू है, ये अटेंशन सीकर्स हैं और अटेंशन हासिल करना चाहते हैं। हमको अहमियत देकर उनको अटेंशन फीड नहीं करना चाहिए। अटेंशन उनकी ग़िज़ा है, अटेंशन उनका फूड है। तो अगर आप उनको अटेंशन देंगे तो उनको ताकत पहुंचाएंगे, तो उनको कोई अटेंशन देना नहीं चाहिए। अलबत्ता हुकूमत पे दबाव डालना चाहिए। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे एलिमेंट्स के साथ निपटे, सख्ती से निपटे। छोटी छोटी बातों पे यूएपीए लगाया जा रहा है, दूसरी जगहों पे छोटी छोटी बातों पे सिडेशन लगाया जा रहा है, स्ट्रिंजेंट लॉस इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। त्रिपुरा में सिर्फ ट्वीट लोगों ने किया है हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उस पर सिडेशन के चार्जेस और पता नहीं यूएपीए क्या क्या लगा दिया गया है और इतना बड़ा वाक़या हुआ, ऐसी ओपन धमकी दी जा रही है, तो उस पर तो सख्त से सख्त मेजर्स हुकूमत को लेना चाहिए।
तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत पे दबाव भी डालना चाहिए और उसके साथ साथ कोर्ट में जाकर PIL के ज़रिए और वो लोग भी धर्मगुरु है, आप भी धर्म गुरु ही ऐसा ही है। तो आपका पास मेरा सवाल यह है कि ये जो नफ़रत फैला रहे हैं वो लोग, तो नफ़रत को कैसे मोहब्बत से बदल किया जा सकता है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? पहली बात तो यह है कि कोई धर्म गुरु जो है, कोई भी दुनिया का कोई भी धर्म इस तरह का हेट्रेड नहीं सिखा सकता और कोई धर्म गुरु भी नफ़रत का प्रचार करने वाला नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी ऐसे लोगों को जो ओपनली जेनोसाइड की धमकी दे रहे हैं, धर्म गुरु कहना ही सही नहीं है, वो धर्म का अपमान है, मज़हब की बेइज्जती है। मेरे ख़्याल में जो है इस वक्त ज़रूरत इसी बात की है कि मुख्तलिफ़ जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको सोसाइटी में हारमनी पैदा करने के लिए और डिस्कशन की, डायलॉग की, कम्युनिकेशन की फ़िज़ा पैदा करने के लिए आगे आना चाहिए। जमात भी उसके लिए काम कर रही है मुसलसल। हम मुख्तलिफ़ रिलीजन के लोगों से, मज़ाहिब के ज़िम्मेदारों से बातचीत करते हैं और एक फ़ोरम का भी पार्ट है जिसे धार्मिक जन मोर्चा कहा जाता है। तो हम समझते हैं कि मजहबी लोगों के दरमियान भी, इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान भी, यूथ के दरमियान भी, लेडीज़ के दरमियान भी, हर लेवल पर मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान डायलॉग और कम्युनिकेशन की फ़िज़ा बढ़ाने की ज़रूरत है इस वक्त। ये जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे ही इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में वहाँ पर रिजल्ट, उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आएगा तो वो तो आएगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं? बहरहाल हम ये चाहते हैं कि फ़िरका परस्त क़ुव्वतें वो इक़्तिदार में ना आएँ। जमहूरियत पसंद, डेमोक्रेसी को पसंद करने वाली और पीस को पसंद करने वाली, सब लोगों को लेकर चलने वाली इंक्लूसिव फोर्सेस वो आगे बढ़ें, ये हम चाहते हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस लाने की, लोगों के अंदर बेदारी लाने की ज़रूरत है। सबसे बढ़कर ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो रियल इश्यूज़ पर, डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर लड़े जाएँ। इमोशनल इश्यूज़ पर और मज़हब पर, मस्जिद, मंदिर और ये वो और नफ़रत और पोलराइजेशन, ये इलेक्शन का माहौल इसके ज़रिए ना बने, बल्कि रियल डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे जो डिबेट होते हैं वही किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी की अलामत है कि वहाँ मुल्क के, रियासत के मुस्तकबिल को लेके, डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेके संजीदा सिंसियर डिबेट्स होते हैं। तो जब तक ये माहौल नहीं पैदा होगा उस वक्त तक हमारी डेमोक्रेसी मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। बदकिस्मती से जो फ़िज़ा बन रही है वो बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में बन रही है। बजाय ये कि हमारी डेमोक्रेसी मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ती और ये नफ़रत और हेट्रेड और पोलराइजेशन और इसको इलेक्शन जीतने का एक टूल समझना, ये सिचुएशन मुस्तहकम होती जा रही है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है और सबको मिल के इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। जी, आप लोगों की कोशिश क्या रहेगा उत्तर प्रदेश इलेक्शन में? मैंने अर्ज़ किया कि हमारी कोशिश यही है कि कम्युनल फोर्सेस और कास्ट और कम्युनिटी की बुनियाद पर इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले, नफ़रत फैलाने वाले वो लोग आगे ना आएँ, बल्कि डेमोक्रेसी को पसंद करने वाले इंक्लूसिव फोर्सेस जो सबको, समाज के सारे तबक़ात को इंसाफ दिलाने के तरफदार हैं, ऐसी क़ुव्वतों को तक़वियत मिले। अब तो कोलकाता है, कैसा लग रहा है कोलकाता? जी, कलकत्ता तो बहरहाल बहुत सिटी ऑफ जॉय है, हमेशा यहाँ। इससे पहले कब आए थे आप? इससे पहले मैं 2017 में आया था। ये दूसरी बार है? नहीं, कई बार आया हूँ। उससे पहले SIO में जब था मैं उस वक्त तो बहुत आता रहा। हमारा यहाँ पर तो रहा है काफ़ी। जी, यहाँ पर तरक्की ममता की सरकार है, तो ये ममता की सरकार आप कैसा लग रहा है? काम धाम अब तो देखते हैं, तो कैसा लग रहा है आप? ये पहलू तो बहुत अच्छा है कि जो कम्युनल फोर्सेस हैं, फाशिस्ट फोर्सेस हैं, उनको इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज दिया है, उनको कंटेन किया है। और यहाँ मगरिबी बंगाल में जो कम्युनल एटमॉस्फेयर है वो भी दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में बहुत अच्छा है और इस माहौल को देखकर खुशी होती है कि बहुत सी रियासतों में जिस बड़े पैमाने पे पोलराइजेशन हुआ है, तो कुछ स्टेट्स अभी भी हमारे मुल्क में उससे बचे हुए हैं। उसमें एक प्रोमिनेंट मगरिबी बंगाल भी है। तो ये बहुत ही खुशी का पहलू है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट पर और तवज्जो की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, कमज़ोर तबक़ात हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनका जो डेवलपमेंट है उस पर और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। आज भी ख़ास तौर पे मुसलमान वो न सिर्फ ये कि मगरिबी बंगाल के दीगर लोगों से कंपैरेटिवली बैकवर्ड हैं, बल्कि दूसरे स्टेट्स में जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उससे भी वो काफ़ी बैकवर्ड हैं।
तो ज़ाहिर है कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इसको दूर करे और उनको तरक्की के दौर में बराबर लेकर आए, उसके लिए स्पेशल ममता मेजर्स बनर्जी इख्तियार करे। देश भर में एक अपोजिशन खड़ा करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस तो बीजेपी के कई ओपोनेंट है, तो ममता बनर्जी फिर से एक भी ओपोनेंट खड़ा करना चाहते हैं सारा मुल्क भर में, तो इस बारे में क्या बोलेंगे आप? बहरहाल वो क्या चाहते हैं ये तो और क्लियर होगा आइंदा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क में उसमें सारी सेकुलर फोर्सेस को मुत्तहिद होना चाहिए। अब कोई कांग्रेस नहीं चाहेगा, कोई ममता नहीं चाहेगा, कोई एनसीपी नहीं चाहेगा, कोई और पार्टी नहीं चाहेगा, तो इस तरह तो मुंतशिर खैमा रहेगा आपका, तो फिर फ़िरक़ा परस्त क़ुव्वतों को उससे और मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तो इसलिए हमारी तो ख्वाहिश यही है कि सब मुत्तहिद हों और मुत्तहिद होकर फ़िरक़ा परस्ती का मुकाबला करें और इसमें अपने पर्सनल ईगोज़ को आड़े आने ना दें। आप हमारा चैनल का दर्शकों को लिए क्या वार्ता देंगे आप? हमारी गुजारिश तो यही है कि इस वक्त करने का सबसे अहम काम, जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि करने का सबसे अहम काम यही है कि मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान ब्रिजेस बनाए जाएँ, डायलॉग की फ़िज़ा को हमवार किया जाए। ज़ाहिर है कि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर पोलराइजेशन चाहते हैं और मुल्क को बांटना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं, तक़सीम करना चाहते हैं। तो ऐसे माहौल में हमको रास्त अवाम से बात करनी चाहिए, अवाम से डायलॉग की राहें हमवार करनी चाहिए और अवाम के मुख्तलिफ़ तबक़ात को क़रीब लाने पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो सारे संजीदा लोगों को आगे बढ़कर हर लेवल पर इसकी कोशिश करने की ज़रूरत है। आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম জামাত ইসলামী হিন্দের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদাতুল্লাহ হুসাইনের সাথে। তিনি একাধারে লেখক। আমরা তার সাথে এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম। আপনাকেও बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ इतना टाइम बिताने के लिए। সেই সাথে আমাদের দর্শকদেরকেও জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ ধরে থাকার জন্য। আপনারা দেখতে থাকুন টিডিএন বাংলা, সত্যের পক্ষে খবরের আওয়াজ।